हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 12 है अपना किसका, पार्ट 2 का, है ना। मैंने पार्ट 2 का बेटा अब तक आपको 11 लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूं मैं आपको, है ना। पिछली क्लास में मैंने आपको ऑपरेटिंग लेवरेज स्टार्ट करवा दिया था। हमारी लेवरेज क्लासेस पास्ट 2 क्लासेस से चलती आ रही है ना। ये हमारी चौथी क्लास है शायद, क्योंकि इसमें ये रेशियो है तो बहुत सिंपल, मतलब है तो दो तीन रेशियो है इसके अंदर, मोटी मोटी दो है, एक तो कंबाइंड है। तो अगर आपने दो पढ़ ली वो तो आप अपने आप ही पढ़ लोगे, लेकिन ये है तो दो रेशियो, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है वो समझना इतना ज्यादा है, इसकी वजह से लेक्चर थोड़े बड़े हो गए। जैसे लेवरेज आपको पता ही नहीं लेवरेज का मतलब क्या होता है, तो एक कंसेप्ट पूरा लेवरेज पे गया। दूसरा कंट्रीब्यूशन मुझे यहां समझाना पड़ा, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, क्योंकि वो आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं, इसलिए मुझे आपको पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन समझाना पड़ा। अब जब कंट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया, तब मैंने आपको बेटा पिछली क्लास में ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना सिखाया। अब वैसे ऑपरेटिंग लेवरेज होता क्या था बेटा, फॉर्मूला अगर आप थोड़ा रिकॉल करेंगे, आज मेरी जो वैसे क्लास है वो ऑपरेटिंग लेवरेज समझानी नहीं है। ऑपरेटिंग लेवरेज से हम डन हो चुके हैं बेटा। आज मुझे आपको फाइनेंशियल लेवरेज समझाना है। फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, आपको जान के हैरानी होगी बेटा। फाइनेंशियल लेवरेज की डिपेंडेंसी ऑपरेटिंग लेवरेज पे है, वही तो है कंबाइंड लेवरेज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बात बोलता हूं, अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा एनालिसिस पे है, फाइनेंशियल एनालिसिस पे है, मतलब आपको सीएफए में अपनी लाइन बनानी है, तो बेटा आपको पता है क्या, वहां पे इतना काम लेवरेज रेशियोज पे होता है। पूरा धंधा ही टिका है लेवरेज पे। अरे बैंक का काम तो लेवरेज रेशियो निकालना ही है, वो तो उसके बिना निकाले लोन ही नहीं देती किसी कंपनी को। इतना इंपॉर्टेंट है लेवरेज रेशियोज हमारे फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। चलिए, ऑपरेटिंग लेवरेज को थोड़ा सा ताजा कर लेते हैं, क्योंकि उसके कंसेप्ट अगर उसके बेसिक स्ट्रांग है तभी जाके फाइनेंशियल लेवरेज को समझेंगे। तभी मैं ये कह रहा हूं, जो स्टूडेंट्स मेरी इसी क्लास पे उतर आए हैं तो उनको मैं यही रेकमेंड करूंगा कि मेरे पास लेक्चर्स को जरूर गो थ्रू करिए, क्योंकि वो जो लॉजिक्स मैं वहां दे चुका हूं यहां पे रिपीट नहीं करूंगा। जैसे मैं अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बोलूंगा, अगर आपके ऊपर से जा रहा है तो ये गलती आपकी है, क्योंकि आप चीजों को स्किप करके देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि मेरे पास लेक्चर्स आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए, ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज होता क्या था मैं आपको बता देता हूं। ऑपरेटिंग लेवरेज ये क्या होता था, ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सिंस सिलेबस 2024 की बात करता हूं मैं। सिलेबस चेंज जो अभी हुआ था हमारा 2024 में, अभी बेटा जो हमारा बिल्कुल 2025 जो चल रहा है, दो अटेम्प्ट हमारे अब तक हो चुके हैं, जनवरी फरवरी वाला और एक ये मई जून वाला भी तो चल ही रहा है ऑनगोइंग। तो ऑब्वियसली बेटा इन क्लासेस में हमको क्या पता चला, इन ट्रेंड में, कि बेटा लेवरेज रेशियो पूछा जा रहा है। ठीक है, लेवरेज रेशियो वैसा अगर आप इसका पास्ट ट्रेंड देखेंगे तो बहुत ही कच्चा पक्का ट्रेंड है, मतलब 70% इसका मान के चल सकते हैं। मतलब 10 में से 7 बार पूछा जाता है अगर आप इसका पास्ट ट्रेंड देखेंगे। मैं जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स रहे बेटा, मैंने उनके साथ देखा कि 10 में से सिर्फ 7 बार ही पूछा जाता है, ज्यादा ये पूछा वैसा जाता नहीं है। लेकिन सिंस सिलेबस 2024 में देखेंगे बेटा, इसकी गति पूछने की बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है बेटा, मैं ऐसा बोल सकता हूं। बहुत बार पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, कि मार्केट में डिमांड बढ़ गई है बेटा। लेवरेज रेशियो उसकी निकाल ली है। ऐसा नहीं है पहले नहीं थी, पहले भी थी, अब ज्यादा हो गई है। पूछो क्यों, क्योंकि बेटा मार्केट में मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की एक्चुअली डिमांड बढ़ गई है। अब मैनेजमेंट अकाउंट, क्योंकि आप देख रहे हो बेटा पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन आ गया, फिनटेक आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई। अब तो ए सिंस एडवेंट ऑफ एआई, बेटा आपको पता है कितना धंधा, कितना बिजनेस बढ़ चुका है। बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया बेटा। जब बिजनेस इतना बढ़ गया, छोटे छोटे जो पहले बिजनेस थे बेटा, वो आज टॉप लेवल पे बैठे हैं, वो इतनी ग्रोथ कर रहे हैं। बिजनेस में ग्रोथ आज बहुत ज्यादा बढ़ गया बेटा। एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, मार्केट में बहुत ज्यादा वो हो चुका है, बूम आ चुका है। तो इसकी वजह से बेटा क्या हुआ, डिमांड फॉर मैनेजमेंट अकाउंटेंट बहुत बढ़ गया। अब देखते होंगे बेटा, जब आपके पास बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाती है, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, बेटा चेड़ी बन जाती है। तो आपको क्या करना पड़ता है, वहां पे मैनेज करना पड़ता है। जैसे आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं पढ़ने को, आप वर्किंग प्रोफेशनल भी है, तो आप एक टाइम टेबल बनाते हैं ना, मतलब एक मैनेजमेंट तो आप यूज करते हैं ना। कंसेप्ट टाइम टेबल इज अ कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट यूज करते हैं, आप तब मैनेजमेंट यूज करते हैं। मैनेजमेंट से क्या, आपको वो चीजें इजी लगने लग जाती है समझने में। तभी बेटा पूरी दुनिया में धंधा इतना बढ़ गया बेटा। अब मैनेजमेंट की एक बहुत ही डायर नीड है। ठीक है, तो मैनेजमेंट की डिमांड अब इतनी बढ़ गई है। अब बेटा क्योंकि मैनेजमेंट की डिमांड बढ़ गई है, तो मैनेजमेंट का जो मेन धंधा है, मेन काम है, मेन एरिया है, वो है ऑपरेटिंग लेवरेज। एक मतलब वन ऑफ द एरिया, मतलब मेन यही एरिया नहीं है, ये भी एक वन ऑफ द एरिया है। ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना, फाइनेंशियल लेवरेज निकालना। खैर ये एक सिर्फ मैनेजमेंट का काम नहीं बेटा, एक एनालिसिस का काम भी होता है। जैसे मैं बात करूं सीएफए की, सीएफए का और एफआरएम का काम बेटा ऑपरेटिंग लेवरेजेस में होता है।
सॉरी, लेवरेज एज अ होल रेशियोज में ही होता है। तो मैं ये बताना चाहता हूं, क्योंकि आजकल मार्केट इतनी बढ़ गई है, तो बेटा लेवरेज रेशियो इसलिए आजकल इतनी पूछी जा रही है, क्योंकि अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की डिमांड बढ़ गई है। अब बेटा मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की अगर डिमांड बढ़ गई है, तो बेटा मैनेजमेंट अगर वो ज्यादा हायर करेंगे, अब जब वो हायर ज्यादा से ज्यादा करेंगे, तो उनको नॉलेज तो होनी चाहिए ना, उनको लेवरेज रेशियो निकालनी आती भी है नहीं आती, तो बेटा वो पहले से एग्जाम में टेस्ट कर लेते। कहीं अगर नहीं आती, फिर तो बेइज्जती अकाउंट उस बॉडी की होगी ना जिसने मैनेजमेंट अकाउंटेंट निकाले, तो बेटा वो अपनी बेइज्जती नहीं होने देंगे, वो एग्जाम में टेस्ट कर लेते हैं फिर इस चीज को, तो भैया हमने अपना कॉन्शियस क्लियर कर लिया, इसको आता ही नहीं आता है, पेपर में पता चल जाएगा बस। इसलिए बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गई है, आपको ये अच्छी तरह करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, हालांकि इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा, ठीक है। क्वेश्चंस में आपको जब मैं अपनी सीरीज दिखाऊंगा बेटा क्वेश्चन बैंक्स की, मैं आपको अपने क्वेश्चन बैंक्स की मेरी एक सीरीज है, इसमें हम एमसीक्यूज करेंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज करने वाले हैं हर एक चैप्टर में। तो उन एमसीक्यू सीरीज में मैं आपको इसके भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा वहां पे, ठीक है। सारी रेशियोज के क्वेश्चंस करेंगे और वो भी करेंगे। चलिए ठीक है। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता था? लेवरेज पहले मतलब समझते हैं। लेवरेज का मतलब ये होता था, धंधे में थोड़ा सा रिस्क ले लो, धंधे में थोड़ा सा रिस्क ले लो, हो सकता है उस रिस्क को लेकर प्रॉफिट हो जाए। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपने लेवरेज ले लिया। अच्छा, आप हमने यहाँ पे शब्द यूज करा, धंधे में यूज कर लो, धंधे में रिस्क। धंधा शब्द क्यों यूज करा? क्योंकि ऑपरेटिंग है बेटा। ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। ऑपरेटिंग मतलब आपका जो मेन धंधा है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर आपका बिजनेस है फार्मा, फार्मा मतलब मेडिसिन बनाना, आप मेडिसिन बनाते हो, ठीक है। सोचिए आपका मेन धंधा है फार्मा इंडस्ट्रीज, मतलब आप मेडिसिन बना के उसको बेचते हो। तो बेटा ऑपरेटिंग का मतलब ये होता है, धंधे से रिलेटेड आप जो भी काम कर रहे हो, मतलब दवाइयां बेच रहे हो, दवाइयों के रिलेटेड जो भी आप खर्चे, मतलब मेन धंधा जो आपका है क्या है, दवाइयां बेचना, तो उससे रिलेटेड जो भी आपके इनकम एक्सपेंसेस होंगी, उसे कहते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशंस कहते हैं, ठीक है। तो मतलब आपका जो मेन धंधा है, मतलब फार्मा इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा आप लाइफ में रिस्क ले लो, थोड़ा सा आप रिस्क ले लो फार्मा इंडस्ट्रीज में। हो सकता है उस फार्मा इंडस्ट्रीज जो भी आपका बिजनेस है, सोचो एबीसी फार्मा, सोचिए कंपनी है बेटा एबीसी फार्मा, वो एक एबीसी फार्मा बेटा आपकी कंपनी है, वो आप चलाते हो। तो ये बताता है आप एबीसी फार्मा में थोड़ा सा रिस्क ले लो धंधे में। और धंधे के कौन से रिस्क होता है बेटा, मैं अभी आपको बताऊंगा। वैसे पिछली क्लास में मैं आपको एक फ्रूटी वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था, याद होगा अगर आपको, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था फ्रूटी का, जिसमें मैंने आपको बोला था एक धंधा है, उसको पार्ले जैसे कंपनी, उसको फ्रूटी उसका एक प्रोडक्ट है, तो उसको फ्रूटी बढ़ानी है, तो उसने धंधे में एक रिस्क लिया बेटा। कैसा? आलिया भट्ट को रख के बेटा, वो एक रिस्क था। आलिया भट्ट को रखो, वो एक मोटी पेमेंट लेके चली जाएगी, तो एक रिस्क है। बाई चांस उसने रख लिया, सेल्स नहीं हुई तो, लेकिन अगर हो गई तो बेटा ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो उसने धंधे में एक रिस्क लिया बेटा, इसे धंधे का रिस्क बोलते हैं, इसको धंधे में उसने रिस्क लिया ना। धंधे में बेटा अपना पर्सनल रिस्क थोड़ी ना लिया है। पर्सनल पर्सनल रिस्क है क्या? वो पर्सनल फ्रूटी बेच रहा है क्या? नहीं, वो तो पार्ले जो उसका बिजनेस है उसके अंदर वो बेच रहा है, तो धंधे में रिस्क लिया उसने। उसने पर्सनली थोड़ी ना आलिया भट्ट को अपनी किसी सर्विस के लिए हायर करा, उसने तो धंधे के लिए हायर किया, ठीक है। ठीक है, तो धंधे में उसने रिस्क लिया। तो मैंने आपको पिछली क्लास में इसका एक एग्जांपल दे दिया था ऑपरेटिंग लेवरेज करके। चलिए ठीक है, अब आइए बेटा यहाँ पे, ये होता है ऑपरेटिंग लेवरेज, मतलब धंधे में थोड़ा सा रिस्क लेना। हो सकता है उस रिस्क को लेने से आपका प्रॉफिट हो जाए। ये हमने बेटा इन डिटेल पढ़ लिया था। एक एग्जांपल यहाँ पे बात बताता हूं, जैसे यहाँ पे कैसा आता था, फॉर्मूला क्या था बेटा, पहले तो ये बताते हैं, फॉर्मूला पहले डिस्कस करो बेटा। डीओएल बेटा, अगर आप फॉर्मूला रिवाइज नहीं कर रहे तो मैं आपको एक बैड न्यूज ये दे दूं कि आप फेल होने की एक्चुअली तैयारी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सीधी बात है। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला, मैं कोई फॉर्मूला नहीं रटवाऊंगा, और मैंने आज तक अभी तक आपको एक भी फॉर्मूला नहीं रटवाया। कितने सारे चैप्टर्स निकल, सॉरी कितने सारे सेक्शंस, कितने सारे वो निकल गए हैं, हमारे सेक्शंस कह रहा हूं मैं, टॉपिक्स निकल गए हैं। रेशियोज हमने अब तक लिक्विडिटी रेशियो पढ़ लिया, सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ लिया, और यहाँ पे अब हम लेवरेज रेशियो पढ़ लिया। लेकिन मैंने अभी तक आपको एक फॉर्मूला नहीं रटवाया, सारे लॉजिक से बताएं। याद तक कि ऑपरेटिंग लेवरेज भी मैंने आपको इन डिटेल पढ़ा दिया। क्या था वो कह रहा था चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज बोलना है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स या कंट्रीब्यूशन। मैंने आपको बोला था बेटा, यहाँ पे आप चाहे कंट्रीब्यूशन लिखो, सेल्स लिखो, फर्क नहीं पड़ता, इक्को गलत। क्यों? क्यों? क्योंकि बेटा सेल्स और कंट्रीब्यूशन सेम परसेंटेज से ही चेंज होती है। मैंने आपको पिछली क्लास में बेटा इन डिटेल लॉजिक बता दिया। आपको याद होगा बेटा, ये परसेंटेज, ये जो सेल्स होते थे और कंट्रीब्यूशन मार्जिन, आप देखिए यहाँ पे हमेशा सेम परसेंटेज से चेंज होते थे। क्यों? क्योंकि लीनियर रिलेशनशिप है। अरे आप माल बेच रहे हो, माल बेच के आपने उसमें से जो माल बनाने का खर्चा माइनस करा, जो उसमें कंट्रीब्यूशन आएगा वो उसी परसेंटेज का तो आएगा। अगर आपने 5,000 माल बेचा है तो 5,000 की तो कंट्रीब्यूशन आएगा। 10,000 माल बेचा तो 10,000 का आएगा। एक भी नहीं बेचा तो एक भी कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। सीधी बात है बेटा। तो सेम परसेंटेज चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे 12.5% से चेंज हुआ, तो ये भी देखिए कंट्रीब्यूशन भी 12.5 से चेंज हुआ। समझ आया था बेटा? मैंने फॉर्मूला मैंने आपको बना के दिखाया था। लेकिन बेटा फॉर्मूला मैंने आपको बना लिया, लेकिन इसको रिवाइज भी तो करते रहो। अगर आप फॉर्मूला रिवाइज नहीं करना तो एटलीस्ट मैंने जो आपको लॉजिक बताया था उसी को रिवाइज करते रहो।
इसलिए कह रहा हूं बेटा, आप कोई भी आप नोट्स बनाने बहुत ही जरूरी है, चाहे वो आप सॉफ्ट कॉपी में बनाओ या मेन रजिस्टर में अपने बनाओ, लेकिन बनाना बहुत ही जरूरी है ताकि रिवीजन कर सको उससे। पेपर टाइम में बेटा मेरा ये दोबारा लेक्चर नहीं देख सकते, इतना टाइम आपके पास होगा नहीं। ठीक है, तो आपको एक ऐसे मास्टर नोट्स बनाने पड़ेंगे कि कभी भी उसको, कभी भी कुछ कंसेप्ट इधर उधर हो गया और नोट्स खोले और आपको वो माइंड में ग्रैप्स हो गया, ऐसा आपको खुद बनाना, खुद प्रैक्टिस करनी है इस बनाने की। ठीक है, जो जो मैं बोल रहा हूँ, जो जो मैं लॉजिक बोल रहा हूँ, क्लास को पॉज करो और उसको लिखना स्टार्ट कर दो अपनी स्टोरी में। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, या जो भी आपकी भाषा है उसमें लिखो। चलिए, ऑपरेटिंग लेवरेज, डीओएल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, मतलब कितना डिग्री चेंज हो रहा है ये बता रहे हैं। ठीक है, मतलब इसके चेंज होने से यहाँ पे कितना डिग्री चेंज हो रहा है ये। जैसे बेटा मौसम में, जैसे सूरज के चेंज होने से, सूरज की गर्मी में चेंज होने से धरती में कितना डिग्री चेंज हो रहा है, ये वो बता रहा है। तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स या कंट्रीब्यूशन की वजह से, मतलब अगर सेल्स में परसेंटेज सेल्स हो जाता है, मतलब सेल्स में चेंज हो जाता है, मतलब सेल्स के चेंज होने से, या कंट्रीब्यूशन में एक ही शब्द लेके चल रहा हूं, मतलब अगर सेल्स में चेंज हो जाता है तो उस सेल्स के चेंज होने से बेटा कितना परसेंटेज चेंज हो जाता है हमारे एबिट में। यहां पे एबिट शब्द आना है बेटा, ये मैं ऑपरेटिंग, कभी कभी आप किसी किसी किताब को देखेंगे बेटा, वहां पे ऑपरेटिंग इनकम लिखा होता है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि ऑपरेटिंग इनकम और आपका एबिट सेम ही होता है, लेकिन ऑपरेटिंग इनकम में बेटा कभी कभी कुछ आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर देते हो, या नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस एक्सपेंसेस माइनस कर देते हो। तो बेटा जब आप उसमें से नॉन ऑपरेटिंग प्लस या माइनस कर दोगे तो फिर वो ऑपरेटिंग तो रहा नहीं। बेटा लेमनेड में जो लेमन होता है, नींबू पानी होता है, उसमें अगर आप सोडा बना दोगे, मिला दोगे, तो फिर वो क्या लेमनेड बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा, फिर तो वो तो लिम्का टाइप बन गई। लेमनेड नहीं बोला बेटा, नींबू पानी में तो बेटा पानी ही मिलाना होता है, लेकिन अगर आपने उसमें सोडा मिला दिया फिर बेटा वो लिम्का बन जाएगी, नाम बदल जाएगा, फिर वो नींबू पानी नहीं बोलेंगे। ऐसी बेटा ऑपरेटिंग इनकम में जब आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दोगे फिर वो ऑपरेटिंग थोड़ी ना जाएगा। आपने ऑपरेटिंग में नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दी है तो फिर वो ऑपरेटिंग हो जाएगा। पानी में रूह अफ़ज़ा मिला दोगे फिर तो रूह अफ़ज़ा बन गया भाई। ऐसे ही बेटा ऑपरेटिंग इनकम में नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दोगे तो आप मुझे बात बताओ, लॉजिकली फिर तो ऑपरेटिंग बोला जाएगा, उसमें नॉन ऑपरेटिंग जोड़ दिए तो बेटा वो तो कुछ और बन गया, क्या बोला जाएगा? फिर उसको एबिट बोला जाता है। ठीक है, फिर वो एबिट बन जाएगा बेटा। चलिए ठीक है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में वैसे इन डिटेल बताया था। आज थोड़ी अपनी चर्चा और आगे करेंगे इसी चीज पर। ठीक है, चर्चा थोड़ी आगे लेके जाएंगे। चलिए ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि अगर हमारी सेल्स चेंज हो जाती है, कंसेप्ट ये है कि अगर हमारी सेल्स चेंज हो जाती है तो जो सेल्स हमारी चेंज हो रही है उस सेल्स की वजह से, उस सेल्स के चेंज होने की वजह से कहीं हमारी एबिट तो चेंज नहीं हो रही, और अगर चेंज हो रही है तो कितनी ज्यादा चेंज हो रही है? ज्यादा चेंज तो नहीं हो रही। अगर ज्यादा चेंज हो रही है तो बेटा ये तो बहुत ही वॉलेटाइल है, बहुत ही वॉलेटाइल है। मतलब आपकी, अगर इसका मतलब जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं ना बेटा, जैसे उनको थोड़ा सा टच करो छेड़ो बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। स्कूल में होता था ना बेटा, मैं बात बताता हूँ, जैसे स्कूल में होता था, कभी आप उनको छेड़ो, मजाक करो, तंग करो तो बेटा कुछ बच्चे बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ उनको ज्यादा करो बेटा उनको ज्यादा चेंजेस दिखाते नहीं है। दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं बेटा, जैसे मैं आपको चेंजेस बता रहा हूं, मतलब अगर आप इस बंदे को छेड़ते हो तो बेटा ये ज्यादा चेंजेस दिखाता नहीं है, मतलब ये कुछ रिस्पॉन्स दिखाता नहीं है, न्यूट्रल है। लेकिन बेटा एक बंदा है, ये बहुत ही आग बबूला हो जाता है बेटा, ये तो बहुत ही आग बबूला हो जाता है। तो बेटा बात कंसेप्ट क्या है बताने की? कंसेप्ट बताने की ये यही है चेंज। मतलब कुछ होता है बेटा, आप उनको थोड़ा सा ही तंग करो बेटा वो हाथापाई पे आ जाता है, छोड़ते नहीं है, मारूंगा तुझे ये वो। लेकिन कुछ होते हैं बेटा, आप उनको थोड़ा बहुत तंग करो वो ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिखाते, न्यूट्रल होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यही है, यही बात यहाँ पे हो रही है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा सेल्स को चेंज कर दिया, मतलब सेल्स को थोड़ा सा तंग कर दिया, थोड़ा सा छेड़ के देखा, यार देखते हैं छेड़ के कोई सेल्स थोड़ी सी ऊपर नीचे करके देखते हैं, छेड़ रहे हैं, छेड़ दिया बेटा सेल्स को। बेटा उसके छेड़ने की वजह से लेकिन एबिट ऐसा आग बबूला हो गया, चप्पल लेके हमारे पीछे भागने लग गया। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया? मतलब बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है, बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। मतलब सेल्स का थोड़ा सा चेंज होने में एबिट तो कुछ ज्यादा ही चेंज हो गया भाई। मतलब इतना, मतलब इतना ज्यादा हो गया। मतलब आप किसी को अगर टच करते हो, चेंज करते हो, ये तो बहुत ही ज्यादा चेंज दिखा रहा है उस पर यार, उस टच पे। ऐसे ही बेटा अगर आप सेल्स के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ करते हो, थोड़ी सी छेड़छाड़ करते हो, उस छेड़छाड़ से एबिट कुछ ज्यादा ही बेटा वॉलेटाइल अगर आपको हो जाता तो ये गंदी बात है, गंदी बात है। देखिए नो डाउट, देखिए अगर वॉलेटाइल ज्यादा है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर वॉलेटाइल कब होता है सर ये भी बता दो बेटा, पिछली क्लास में मैंने आपको बता दी थी वॉलेटाइल तब होगा जब 1 से ऊपर चले जाएगी आपकी बात। जनरली 2 होता है, जनरली 2 होता है बेटा, 2 या उससे ऊपर। 1 से थोड़ा ऊपर ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छी बात नहीं है, 2 से ऊपर माना जाता है बेटा। इसका मतलब यह है, अगर सोचो फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करूं 2.4, एक एग्जांपल के तौर में ले देते हैं, एक डीओएल आपके पास है 2.4, तो आप उसको कैसे पढ़ोगे? इसका मतलब यह है, अगर आप सेल्स, अगर आपकी जो सेल्स है,
अगर 1% से चेंज होती है, इसका मतलब आपकी जो बेटा सेल्स है, अगर सिर्फ 1% से चेंज होती है, आपकी बेटा जो क्या कहते हैं एबिट है ना, वो 2.4% से चेंज हो जाएगी। बेटा अगर आपकी सेल्स सिर्फ 1% से चेंज हो रही है, अरे सिर्फ 1% बेटा, सिर्फ 1%, लेकिन बेटा यहां पे जो आपकी एबिट है ना, वो बहुत ज्यादा छिड़ गई। मतलब यहां पे सिर्फ हमने सेल्स को थोड़ा सा हिलाया 1% से, बेटा एबिट लेकिन हमारी 2.4% से हिल गई, 2.4% से। हम बोलेंगे हमें 1% हिलाया था, ये 2.4% हिल गई, तो बेटा ये तो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है। इसका मतलब आगे जाके 10% हिलाएंगे, वो तो बेटा 24% हिल जाएगी फिर। इसका मतलब बेटा अगर 1% अगर सेल्स हिलाते हैं तो वो 2.4% हिल रही है, तो अगर हम यहाँ पे फिर 10% हिला देंगे सेल्स को तो 24% हिल जाएगी। तो ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, ऐसा तो फिर बढ़ाते रहेंगे तो फिर बहुत बढ़ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे एबिट हमारी बहुत ही वॉलेटाइल है, बहुत ही वॉलेटाइल है। इसको आपको बेटा कम से कम रखना है। देखिए नो डाउट यहाँ पे 2.4% से हमारी एबिट चेंज हो रही है। इसका मतलब अगर हमारी सेल्स बढ़ती है 1% से, इसका मतलब अगर हमारी सेल्स 1% से बढ़ रही है, तो हमारा जो एबिट है वो 2.4% से बढ़ेगा। आप कह रहे हो अरे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, अरे सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वो 1% से बढ़ रहा है हमारी सेल्स, लेकिन मुनाफा 2.4% से बढ़ रहा है, सर ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा ये आप एक तरफा देख रहे हो, सिक्के का बस पहला पहलू देख रहे हो, दूसरा तो देखा ही नहीं। दूसरा ये है कि बेटा अगर बाई चांस सेल्स 1% नीचे गिर गई, तो बेटा आपका एबिट जो है ना वो नीचे गिरेगा 2.4% से। नहीं नहीं सर ये तो अच्छी बात नहीं है। हाँ प्रॉफिट आप 2.4% से बढ़ाना चाहते हो, लेकिन जो लॉस है वो आप 2.4% से नहीं गिराना चाहते, ये है ना, इसलिए ये अच्छी चीज नहीं है। बैंक तो ये कहता है हमको पता है, बैंक कह रहा है भैया 2.4% है, हमको पता है, चल बाई चांस 1% तेरा बढ़ गया तो तेरी नो डाउट एबिट अच्छी खासी 2.4% से बढ़ेगी, अच्छा है। लेकिन एक रिस्क ये भी तो है, अरे रिस्क ये भी तो है कि अगर 1% से नीचे कर गए तो फिर वो 2.4% से नीचे गिरेगा, ये नहीं देख रहा। मैंने कहा हाँ बात तो बिल्कुल सत्य है। बैंक कह रहा है हम भाई ये हम क्यों देखें सिर्फ गेन गेन वाला पर्सपेक्टिव क्यों देखें, अरे गेन गेन वाला पर्सपेक्टिव क्यों देखें, लॉस वाला पर्सपेक्टिव भी तो देखो। तो बेटा बैंक ऐसे केसेस में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई चार्ज करता है ऐसे 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 लेवरेजेस पे। जिन लोगों को बेटा ऐसा लेवरेज रेशियो होता है ना, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं उनको लोन नहीं मिलता, मिलता है लेकिन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत मोटा ब्याज चार्ज होता है उनसे। अब आप बोलोगे बैंक ऐसे कैसे कर सकता है, हाँ बेटा बैंक का पैसा वहां पे फंसा हुआ है, बाई चांस लॉस हो गया तो बैंक का तो पैसा डूबा, तो बेटा बैंक क्या करता है ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा जल्दी से जल्दी रिकवर कर ले। जितना मोटा इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जितना मोटा ब्याज की पेमेंट आएगी, उतना ज्यादा जल्दी लोन की रिकवरी होगी। बेटा अगर आप सुनसान गलियों में चलोगे, वहां पे डर का एंगल है, तो बेटा आप ज्यादा से ज्यादा कदम जल्दी 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 बढ़ाओगे ना ताकि वहां जल्दी पार हो जाए। लेकिन वही बेटा सुहाना मौसम है ना, बढ़िया बढ़िया पत्ते पेड़ फूल खिले हैं, तो वहां पे उतना ही आराम से चलोगे। आप कह रहे हो यार ये डेस्टिनेशन आराम से ही कटेगी, ज्यादा जल्दी नहीं करनी। तो जहां आपको मजा आ रहा है ब्याज लेने में, वहां आप लंबा चलाओगे, लेकिन जहां आपको लग रहा है लॉस है, तो बेटा वहां पे आप जल्दी 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 ब्याज रिकवर करोगे। ऐसा ही होता है, ठीक है। तो फाइनेंस के कंसेप्ट ऐसी ही बेटा अपने दुनिया जैसे प्रिंसिपल चलती है, ये भी ऐसे ही चलते हैं, ठीक है, कुछ अलग नहीं चलता इन सब में। चलो तो बेटा आई होप मैंने आपको इसका एनालिसिस सिखा दिया जो आपको किताबों में मिलेगा नहीं। ये रियल लाइफ एनालिसिस मैंने आपको सिखाया जो किताबों में अवेलेबल नहीं है बेटा। ये आपको पढ़ते पढ़ते रियल लाइफ में करते करते फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सीखते सीखते समझ आएगा, ठीक है। तो फिर से बात करते हैं, 2.4 का मतलब ये अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। 2.4 का मतलब ये है कि बाय चांस अगर सेल 1% से ऊपर नीचे हो जाता है तो आपके लेकिन एबिट 2.4% से ऊपर नीचे हो जाएगी भाई साहब। इसका मतलब ये भी कहना बिल्कुल सत्य है कि अगर आपकी सेल्स 1% से बढ़ती है तो आपकी एबिट 2.4% से बढ़ जाएगी, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। लेकिन आप एक पर्सपेक्टिव ये नहीं देख रहे कि अगर सेल्स 1% से नीचे गई तो आपकी एबिट बेटा 1% से नीचे नहीं जाएगी, वो 2.4% से नीचे जाएगी। मतलब जितना ऊपर जा रहा है तो बेटा उतना नीचे भी जाएगा, जितना ऊपर हवा में उड़ रहा है तो बेटा जब नीचे गिरेगा तो उतनी स्पीड में नीचे भी गिरेगा, पिटाई उतनी जोर से होगी बेटा, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाना था, आई होप बेटा कंसेप्ट समझे थे। एक एग्जांपल मैं आपको बोल देता हूं, जैसे बेटा कोरोना की बात करते हैं, कोरोना में क्या हुआ था बेटा, मैं आपको बताता हूं। कोरोना के दौर में खूब सारी लेवरेजेस की धज्जियां उड़ गई थी बेटा, मैं आपको बताता हूं कैसे। सुनो, कोरोना में बेटा एक बंदा काम कर रहा था, सोचो ये बिजनेस है ना, बिजनेस है। कोरोना अगर हम एग्जांपल के तौर में लेके चले, पीक पे आया था 2020 में बेटा, और ये अभी 2019 चल रहा है। वैसे 2019 नवंबर में उसका एडवेंट हो गया था, लेकिन 2020 में एक्चुअली रियलाइजेशन ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड हो गया था, लॉकडाउन वगैरह की अगर हम बातें करें तो। 2020 में बेटा देखो, 2019 में अच्छा खासा बिजनेस लोग कमा रहे थे, अच्छी खासी सेल्स हो रही थी, लेकिन बेटा 2020 में आपको पता ही है लॉकडाउन हो गया, कोरोना आ गया, तो सारे के सारे बिजनेस हो गए ठप। लोग क्योंकि घर में बैठे हैं, लोग बेटा घर में बैठे तो लोगों के पास पैसा नहीं है, क्योंकि बेटा जॉब में कोई जा नहीं पा रहा। वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट तो बहुत बाद में आया था, इतनी जल्दी नहीं आया था।
तो लोगों के पास बेटा पैसा नहीं, अब खाए कैसे? क्योंकि जॉब में नहीं जा पा रहे, बिजनेस क्योंकि बंद हो गया, बाहर निकल नहीं सकते, काम नहीं कर सकते। तो क्या करा बेटा, लोगों ने मार्केट में अपना पैसा वैसा लगा रखा था, वो इन्वेस्ट कर रखा था, वो मार्केट से निकाल लिया। तो बेटा मार्केट ठप पड़ गई। मार्केट आपको पता कितनी गंदी वाली नीचे गिरी थी कोरोना के टाइम पे, कि मार्केट से लोगों ने पैसा निकाल लिया था, है ना? लोगों ने मार्केट से वहां से पैसा निकाला, तो बट ऑब्वियस बेटा सप्लाई ऑफ फंड्स बहुत ज्यादा हो गया बेटा, है ना? मार्केट से आपने पैसा निकाल लिया, तो मार्केट से पैसा निकालने मतलब लोगों ने मतलब शेयर्स में अपनी सारी सिक्योरिटीज बेच दी होंगी, तो सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गई होंगी, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है, इसलिए जो प्राइसेस ऑफ शेयर्स वगैरह स्टॉक्स है वो सब नीचे चले गए थे। खैर आप इतना मत डिटेल में जाओ, बात कहने की ये है कि कोरोना के टाइम पे आपको पता है मार्केट नीचे चली गई, लोगों ने अपना पैसा वैसा निकाल के घर में रख लिया। बेटा घर पे तो रख लिया, बिजनेस तो चल नहीं रहा। अब बिजनेस नहीं चल रहा तो बेटा बिजनेस नहीं चल रहा, मुझे बात बताओ, सेल्स हो रही होगी? नहीं हो रही होगी। अरे जब बिजनेस ही बंद हो गया तो फिर काय की सेल्स हो रही होगी? तो सेल्स इस साल तो हुई जिस दिन कोरोना नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे ही अगले साल कोरोना हो गया बेटा, उस दिन सेल्स ही नहीं हुई। तो आप देख पा रहे होंगे बेटा वहां पे कितना ड्रास्टिक चेंज आ रहा होगा सेल्स में। 10% सेल्स आप उस दिन इमेजिन कर पा रहे हो बेटा? रियल लाइफ केस स्टडी से अगर नहीं पढ़ोगे ना, चीजें कंसेप्ट समझ में ही नहीं आएंगी, तब कैसे निकलेंगे ऐसे क्वेश्चन? कोरोना से पहले बेटा धंधा अच्छा खासा चल रहा था, लोग चरम पे थे, अच्छा खासा अपना बिजनेस कमा रहे थे, नेक्स्ट लेवल सेल्स ग्रोथ हो रही थी। अगले साल से बिजनेस बंद हो गया तो सेल्स बिल्कुल जीरो के करीब हो रही होगी। तो बेटा आप इमेजिन कर रहे हो कि ड्रास्टिक परसेंटेज ऑफ सेल्स कैसा हो रहा होगा? बेटा हजार हजार परसेंट चेंज आ रहा होगा, 50-500% चेंज इन द सेल्स आ रहा होगा। तो बेटा उसकी वजह से आप सोच पा रहे होगे परसेंटेज चेंज सेल्स कितना हो रहा होगा। अच्छा परसेंटेज सेल्स अगर हो रहा होगा तो आपको ये तो पता ही है एबिट उस पर डिपेंडेंट होती है सेल्स पे। ये मैंने आपको पिछली क्लास में प्रूव करके दिखा दिया था कि आपकी एबिट सेल्स पे डिपेंडेंट होती है। अब वो कंसेप्ट यहाँ रिपीट नहीं करने वाला वरना लेक्चर बहुत बड़ा बन जाएगा। पिछली क्लास को मेरी रेफर करके आइए आप, ठीक है? तो सेल्स कितना परसेंटेज चेंज हो रहा होगा आपको ये आप इमेजिन तो कर पा रहे होगे कोरोना में, क्योंकि अगले साल कोरोना में कुछ सेल्स हो तो रही नहीं होगी, तो परसेंटेज सेल्स तो अच्छा खासा दिख गया। अब एबिट सेल्स पे डिपेंडेंट है, तो बेटा सेल्स में अगर चेंज आ रहा है तो एबिट में भी तो चेंज आ रहा होगा। अब बेटा कुछ कुछ लोग होंगे जिनकी बेटा अब आप देख पा रहे हो कि कितने लोगों की 1 से ऊपर जा रही होगी, हालांकि जाती नहीं है लेकिन कोरोना की वजह से जा रही होगी। बेटा जाती होती नहीं है जनरली उनकी, लेकिन कोरोना की वजह से चली हुई है ना, क्योंकि कोरोना में तो बेटा परसेंटेज सेल्स बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हो गया ना, एक बिजनेस की रसीद नहीं सब बिजनेस के साथ। तो बेटा ऐसे बैंक वाले डर गए, बैंक ने बोला अरे इतना ज्यादा परसेंटेज सेल्स और किसकी वजह से इतनी एबिट में इतना फर्क आगे आएगा, क्योंकि बिजनेस सेल्स ही तो अभी तक आई, एबिट का जीरो आएगी, कद्दू आएगी बेटा, कैसे आएगी? जीरो आएगी, कुछ भी नहीं आनी एबिट तो आपकी। तो बेटा उससे तो बैंक इतना ज्यादा डर गया, यार ऐसी अगर इसकी सेल्स गिरती रही तो ऐसे तो इसकी एबिट ऑर्बिट और वॉलेटाइल हो रही है, अगर सेल्स थोड़ी सी नीचे गई तो एबिट और ज्यादा नीचे से गिर रही है। तो बेटा आपको मैंने पिछली क्लास में बता दी थी, बैंक को जो ब्याज मिलता है, बैंक को जो बेटा ब्याज दिया जाता है वो आप कहां से देते हो? उसका पेमेंट सोर्स कहां से है? एबिट से है। बेटा बैंक को जो आप एबिट ब्याज देते हो वो कहां से देते हो? एबिट से देते हो ना। क्यों? क्योंकि बेटा एबिट तो आप घर जा रहे थे कमा के, घूम रहे थे आराम से अपना, हम खाएंगे एबिट खाएंगे, कमा लिया, एबिट तो आपका सोर्स होता है। तो बेटा जब आप जा ही रहते हो तो रास्ते में बैंक मिल गया, तो बेटा आप जो लेके घूम रहे हो गड्डी, उसी में से तो निकाल के दोगे, वो गड्डी ही तो एबिट है आपकी, नोटों की गड्डी की बात कर रहा हूं, उसमें से आप निकाल के दे दोगे उसको, तो एबिट इज द सोर्स ऑफ इंटरेस्ट। तो बेटा लिखित तो आपको पता चल गया एबिट के लिए कितना पॉजिटिव होगा। बेटा एबिट के लिए फिर कितना पॉजिटिव होगा बैंक, क्योंकि उसको पता है हमारी जो इंटरेस्ट की ब्याज की पेमेंट्स आने वाली है वो एबिट से आने वाली है। अब एबिट ही इतना वॉलेटाइल है तो भैया कैसे चलेगा काम? इसलिए बेटा कोरोना में तो बहुत ही मामला हिल गया था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे तो बेटा लॉसेस में आ गए थे। आपने न्यूज सुनी होगी बेटा, आपने न्यूज सुनी होगी बहुत सारे बैंक्स का, तो 2-3 बैंक का तो मर्जर भी शायद सुना था हमने। बहुत सारे बैंक्स तो बेटा वो एनपीए आ गई थी उनकी बैलेंस शीट में, आप देखना नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो तो बेटा मैं आपको बाद में बताऊंगा। मतलब बहुत सारे बैंक लॉसेस में चले जाए, क्यों? क्योंकि उनको बेटा मिल ही नहीं रहा था लोन। आप उस टाइम देख रहे होंगे बेटा आरबीआई ने भी वो बढ़ा दिया था, मोराटोरियम पीरियड भी बढ़ा दिया था। वो क्या होता है बेटा, वो एक इंटरेस्ट प्रिंसिपल पेमेंट की एक टाइम पीरियड होता है, वो आपको यार में थोड़ा सा आके सेक्शन बी के लास्ट टाइम में बताऊंगा बेटा, जो वो लास्ट में खत्म होने वाला होगा ना, मोराटोरियम पीरियड बढ़ा दिया था, आपको याद होगा कोरोना के टाइम पे यही होता है। चलिए, तो बेटा मैंने आज ये कंसेप्ट दोबारा रिवाइज इसलिए कराया ताकि आपके माइंड में एक रिफ्रेश हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसे नालायक स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने रिवीजन करा ही नहीं बेटा। देखिए बात बोलनी पड़ेगी बेटा, क्यों? क्योंकि आप अगर रिवाइज नहीं करोगे तो आपसे ये चीज होने ही नहीं वाली है, ठीक है? बात बिल्कुल सही है। अब मैं आपको फाइनेंशियल लेवरेज कराने बोला हूं बेटा, फाइनेंशियल लेवरेज के लिए ये कंसेप्ट रिवाइज करना जरूरी था। चलिए बेटा, अब फाइनेंशियल लेवरेज क्या कहता है? फाइनेंशियल लेवरेज जैसे यहां पर बेटा ऊपर की बातें यहां तक डिस्कस हो गई थी ना, बस एबिट का मतलब यहां पे अगर मैं आपको सीधी बात बोलूं, यहां पे ऑपरेटिंग लेवरेज में
ऑपरेटिंग लेवरेज में बेटा क्या होता था, सेल्स रेवेन्यू और एबिट का रिलेशन होता था। लेकिन यहां पे बेटा जो होता है ना रिलेशन, यहां पे जो बेटा रिलेशन होता है, यहां पे जो रिलेशन होता है बेटा वो एबिट पे रिलेशन होता है और नेट इनकम पे रिलेशन होता है। एबिट पे रिलेशन होता है या नेट इनकम पे रिलेशन, और नेट इनकम पे रिलेशन मतलब जैसे वहां पे आप एबिट और सेल्स रेवेन्यू पे रिलेशन लेते थे या कंट्रीब्यूशन पे, यहां पे आप नेट इनकम पे या नेट इनकम पे और एबिट पे रिलेशन ले सकते हो। अच्छा, नेट इनकम की जगह जगह कभी कभी ईबीटी लिखा जाता है। अब ईबीटी क्यों, ईबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपको टैक्स गिवन नहीं होगा तो बेटर नहीं है, तो नेट इनकम तो तब आता है। नेट इनकम कब आता है बेटा, जब आप प्रॉफिट में से टैक्स माइनस कर दो। लेकिन हो सकता है बेटा आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा हो लेकिन टैक्स नहीं दे रखा, तो फिर उसको हम ईबीटी तो बोलेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जब टैक्स ही नहीं गिवन कर रखा। वैसे जनरली बेटा जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं होता, आपको आफ्टर टैक्स ही अज्यूम करना होता है, ठीक है। चलिए, इसमें बेटा कुछ विरोधाभास है, लेकिन मैं तो ये वैसे अच्छी बात ये कि आप बिफोर टैक्स ही अज्यूम करो, ठीक है। अभी बताता हूं कैसे, ठीक है। चलिए, इसमें बेटा जो रिलेशन बनता है वो बनता है, सीधी बात अपने स्क्रीन पे देखिए, एबिट और नेट इनकम भी दिखता है। अगर टैक्स नहीं गिवन कर रखा तो बट ऑब्वियसली नेट इनकम तो आपको पता नहीं होगा, तो आप वहां पे एबिट ले लेना। एबिट ले लेना, मैंने आपको पहले ही बोल दिया बेटा, एबिट ले लेना, ठीक है सर, एबिट ले लेंगे, एबिट ले लेना। क्योंकि बेटा मैंने आपको बोला जैसे सेल्स और कंट्रीब्यूशन आप एक कभी इन दोनों में से कुछ कुछ ले सकते हो, ऐसे यहाँ पे ईबीटी और नेट इनकम ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज चेंज वही, जैसे सेल्स और कंट्रीब्यूशन का मार्जिन का परसेंटेज के सेम आता है, जैसे 12.5 आता था पिछली क्लास में, इसमें भी बेटा जो परसेंटेज से चेंज आता है वो भी सेम आता है। आप यहाँ पे देख ही लो, आप एबिट इनकम देखो बेटा, ईबीटी 15.2% से बढ़ रही है, आपकी नेट इनकम भी बेटा 15.24% बढ़ रहा है, बेटा बिल्कुल सेम है। अभी चलेंगे थोड़ा इन डिटेल। चलिए बेटा, बेटा ये जो हमने फिक्स कॉस्ट माइनस करी ना, इसको ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट मतलब आपने धंधे से रिलेटेड जो आपकी फिक्स कॉस्ट होगी। फॉर एग्जांपल बेटा, आपने एक फैक्ट्री बनाई, आपने सोचा ये पेन बनाना है बेटा, पेन बनाना है। अब इस पेन को बेटा आप फोकट में तो ऐसी हवा तो बना नहीं सकते, आपको क्या फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी। अब फैक्ट्री बेटा आप लोगे किराए पे, अब बेटा वो किराया है जो है वो फिक्स कॉस्ट है बेटा, वो जो किराया है वो फिक्स कॉस्ट है। क्यों सर, अरे बेटा आप धंधा करो या ना करो, आपको वो किराया तो देना ही पड़ेगा, देना तो पड़ेगा। तो मतलब वो प्रोडक्ट से रिलेशन नहीं है, मतलब अगर आप प्रोडक्ट बनाओ या ना बनाओ, आपको फैक्ट्री का किराया तो तब भी देना पड़ेगा। इसलिए वो क्योंकि है, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, आप अपने पर्सनल के लिए तो दे नहीं रहे किराया, घर में रहने के लिए, रेजिडेंशियल पर्पस, कमर्शियल पर्पस के लिए दे रहे हो, इसलिए है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। लेकिन बेटा फिक्स कॉस्ट मतलब दो टाइप की होती है, आज आपको बता देता हूं। फिक्स कॉस्ट बेटा दो टाइप की होती है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जो कि मैंने आपको यहां पे बता दिया, और एक होती है बेटा फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। सर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट भी होती है, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट भी होती है बेटा, आपको पता है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट भी होती है बेटे। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट क्या होती है मैं आपको आज बता देता हूं। बेटा आप लोन, आप अपने पर्सनल लोन में, बिजनेस को छोड़ो, अपने पर्सनल की बात करते हैं। मैंने बोला बेटा बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो वो वही चीज मैंने आपको पहली क्लास से बता रखा है, वो वही चीज कॉपी करता है जो एक पर्सन, एक नेचुरल पर्सन करता है। जो चीजें नेचुरल पर्सन के साथ होती है वही बिजनेस के साथ भी होती है, क्योंकि बिजनेस इज ऑल्सो पर्सन। क्या फर्क पड़ता है अगर वो आर्टिफिशियल है तो पर्सन ही ना, तो वो भी हमारी कॉपी करेगा फिर। चलो ठीक है, आप अपनी बात लो बेटा, आप एक आदमी हो, सोचो आप जा रहे हो, आपको पैसे की जरूरत पड़ गई बेटा, ठीक है, आपको कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई। अब आपने देखा यार घर से तो जुगाड़ होने का, एक काम करते हैं बैंक के पास भागने चले जाए बेटा। आप बैंक के पास गए, आपने कहा मुझे लोन दे दो, बैंक ने आपको 50,000 का लोन दे दिया, आपको 50,000 की अज्यूम करो डिमांड की जरूरत थी, 50,000 की जरूरत थी, 50,000 का आपने लोन लिया। अब बेटा बैंक कोई सगा तो है नहीं आपको जो फोकट में लोन दे देगा, है ना, ब्याज लेगा, तो वो अपना ब्याज आपको उसको देना पड़ेगा। अब बेटा जो ब्याज होता है वो जनरली फिक्स होता है, इंटरेस्ट, अच्छा ये मैं आपको बात बताते थे, ये जो आप ब्याज देते हो ये भी दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड होता है, फ्लोटिंग। यहां नहीं समझाऊंगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा, ये मैं आपको पता कब पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन बी में, सेक्शन बी में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक्चुअली। चलिए ठीक है सर, अब बात सुनिए बेटा, मेरी कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। आपने जो बेटा ये ब्याज बैंक से लिया है ना, अब आप बेटा, आपको आप आराम से हर साल जैसे जैसे आपकी सैलरी आ रही है, आप बेटा क्योंकि जॉब कर रहे हो, अब आप जैसे जैसे सैलरी आ रही है, आपकी उस सैलरी में से बेटा आपकी ईएमआई कटती रहती है, ईएमआई कटती रहती है, आप ब्याज की पेमेंट देते रहते हो, ठीक है, और मूल की भी मतलब प्रिंसिपल की। बेटा एक दिन ऐसा हुआ, आपको जॉब से निकाल दिया गया, अज्यूम करते हैं जॉब से निकाल दिए। अब बेटा जॉब से निकाल दिया तो बट ऑब्वियसली सैलरी वगैरह तो कुछ मिलेगी, अब इनकम सोर्स कुछ आपका है नहीं। तो बैंक, अब बैंक तो बेटा हर महीने आपसे ईएमआई लेके रहेगा, तो बैंक ने आपको बोला ईएमआई दे दो, आपने कहा मेरे पास सैलरी कोई इनकम का सोर्स तो है नहीं, जब इनकम का सोर्स नहीं है तो ब्याज तो दे नहीं सकता। तो बेटा आपका बैंक जो है ना वो आपके घर आया, उसने कहा देखो भाई मेरी बात सुनो, ये जो होता है ना ब्याज की पेमेंट, ये होती है फिक्स कॉस्ट। उसने कहा, आपने कहा ये क्या होता है,
उसने कहा अगर आप कमा रहे हो तब भी आपको देना पड़ेगा, अगर आप ठंडन गोपाल हो गए, मतलब बिल्कुल ही आप दिवालिया निकल चुका है, कुछ इनकम सोर्स ही नहीं है, आप काम कर रहे हो, मूवी देखो, टिकट तो देखो, कुछ भी करना है करो यार, अगर आपका कोई इनकम सोर्स नहीं है तब भी आपको ये पेमेंट देनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये फिक्स ब्याज है, हमको आपसे कोई लेना देना है नहीं। अरे ये थर्ड पार्टी है ना बेटा, मेरी बात सुनो, क्योंकि बैंक जिसने आपको लोन दिया वो आपको कोई सगा नहीं है, वो एक थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी आपका कोई सगा नहीं है, मतलब वो आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ अपने पैसे से लेना देना है, उसका उसका पैसा वहां पे फंसा हुआ है, उसको बस वो चाहिए और ब्याज के साथ बस। इसे कहते हैं फिक्स कॉस्ट। अब इसके ऐसे ही धंधे के एंगल से देखो, धंधा चल रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, तब भी उसको ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन सोचो धंधा लॉस में जा रहा है, तो आप इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अगर आप लॉस में जा रहे हो तो आपको बैंक से कुछ रियायत मिल जाएगी, रियायत मिल जाएगी कि नहीं इस साल आप पेमेंट मत देना क्योंकि आप लॉस में, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बैंक एक थर्ड पार्टी है, वो आपसे कुछ जुड़ा हुआ थोड़ी ना, आपके साथ कुछ आपका कोई मालिक थोड़ी ना है वो तो थर्ड पार्टी है, उसने सिर्फ आपको पैसा दिया, बस वो आपको एज अ बंदा देखता है कि मैंने उसको पैसा दे दिया, मेरा पैसा दे। वो कुछ नहीं देखता कि लॉस में जा रहा है प्रॉफिट में जा रहा है। तो जो कंपनी है वो लॉस में जा रही है, तो बेटा जब कंपनी लॉस में जा रही है तो फर्क नहीं पड़ता, उसको फिर भी पेमेंट देनी पड़ेगी, चाहे अपनी एसेट बेच के दे। अब सर ब्याज के लिए अपनी एसेट बेचो, हाँ देनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा वो एक थर्ड पार्टी है, आपका कर्तव्य बनता है उसको पैसा देना। अरे बेटा आपको कर्तव्य बनता है, उसने, आप एक थर्ड पार्टी है बेटा, आप उसके लिए थर्ड पार्टी हो, उसने आपको गुड फेथ में पैसा दिया, तो बेटा आप लॉस में जा रहे हो, उसका तो पैसा डूब गया ना बेटा, वो तो उसका पैसा डूबा, उसको तो देना पड़ेगा तुमको यार पैसा, उसका पैसा है। बेटा आपका कोई पैसा लेके भाग जाए, आपका पैसा कोई डुबा दे, आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। ऐसे ही बेटा उसने आपको पैसा दिया है, आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि आपने गुड फेथ में पैसा लिया है कि मैं तेरे रिटर्न कर दूंगा, आपको उसको रिटर्न करना पड़ेगा बेटा। तब ही बेटा, आपने देखा होगा फाइनेंशियल जब भी पेमेंट्स होती है उसकी हायरार्की होती है, जो मैं आपको सेक्शन बी में पहले लेक्चर में समझाऊंगा। सबसे पहले थर्ड पार्टी ऑब्लिगेशन को पेमेंट की जाती है, याद होगा 12th में भी आपने ये चीज पढ़ी होगी, +2 में, ग्रेजुएशन में भी पढ़ी होगी। जब भी बिजनेस लिक्विडेट होता है उसमें जो सबसे पहले पेमेंट दी जाती है वो हमेशा उसको दी जाती है बेटा, थर्ड पार्टी मतलब बाहर वाले ऑब्लिगेशंस वालों को दी जाती है, क्रेडिटर्स को दी जाती है। क्यों दी जाती है? कभी भी क्यों मालिक लोगों को नहीं दी जाती प्रेफरेंस इक्विटी को? क्यों? कि ये लोग तो मालिक लोग हैं, अपने लोग हैं, इनको तो बाद में पेमेंट देना, वो बाहर वाले हैं, उन्होंने गुड फेथ में आपको पैसा दिया है। आप लोग, वो लोग तो आपके लिए वो है ना अजनबी, अजनबी सोच के उन्होंने पैसा दिया है, तो यार आपका कर्तव्य बनता है उनको पैसा रिटर्न करो उनको, ठीक है। लेकिन आप जा रहे हो लॉस में, अब कैसे दें बेटा? वो एसेट बेच के दो, फर्क नहीं पड़ता, सरकार कहती है एसेट बेचो, कैसे भी बेचो, कुछ ना कुछ बेच के पैसा दो, चाहे दूसरा लोन दो, एक लोन को उतारने के लिए दूसरा लोन लो, लेकिन पेमेंट दो। तो बेटा ये तब इसे कहते हैं फिक्स कॉस्ट। धंधा चले तब भी देना पड़ेगा, धंधा ना चले तब भी देना पड़ेगा, इसे कहते हैं फिक्स कॉस्ट। तभी बेटा यहाँ पे एक धंधे की एक यहाँ पे फिक्स कॉस्ट जो थी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है, मतलब आपने धंधा करा है, एक फैक्ट्री रेंट पे दे रखी है, देना पड़ेगा। ऐसी बेटा एक इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ पे देखिए आपने एबिट में से, फिर यहाँ पे बेटा आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस कर रखा है, ये है वो आपका फिक्स कॉस्ट। अब आपका धंधा चल रहा है तब भी बेटा आपको देना पड़ेगा। सोचो आपकी एबिट आ रही है तब भी देना पड़ेगा, आपकी एबिट नहीं आ रही, लॉस में आ रही है, तब भी देना पड़ेगा। तभी बेटा इसे कहा जाता है, इसे ही तो कहा जाता है फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। अब आप एबिट में से बेटा फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट माइनस कर दोगे, है ना? अब बेटा इसे ही तो कहते हैं फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। आपने बेटा, अब ये आपकी एबिट है, मैंने आपको बोला था बेटा, जब मैंने आपको स्टोरी समझाई थी, ये एबिट था आपका, घर जा रहे थे, एबिट किया, यस प्रॉफिट कमा लिया, आज घर जाके पार्टी करेंगे, खाएंगे, एबिट कमा लिया, यस। बेटा गा रहे तो गड्डी लेके, पूरी एबिट की गड्डी थी नोटों की, जेब में रखी जा रहे थे, बीच वही तो बैंक मिल गया। बैंक ने कहा कहां जा रहे हो? उसने कहा हमने एबिट कमाया, मजा आ गया, प्रॉफिट धंधे से, घर जा रहे हैं। उसने कहा बेटा ये जो तूने एबिट कमाया किसकी वजह से कमाया? कहा हमारी मेहनत की वजह से कमाया। उसने कहा बेटे हमारी मदद से कमाया, हमने तुझको पैसा दिया, वो पैसा तूने धंधे में लगाया, उससे एसेट्स खरीदी होंगी, एसेट्स खरीदी होंगी तो ज्यादा सेल्स होगी, ज्यादा सेल्स होगी तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को तो एबिट बोलते हैं। तो ज्यादा एबिट तूने हमारी वजह से कमाया क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा हमने तुझे दिया। अगर वो तू पैसा नहीं लगा पाता धंधे में तो तू क्या चीजें खरीद पाता जिसकी वजह से तुझे आज ये एबिट हुआ? उसने कहा बात तो सही है। तो उसने कहा हमारा हिस्सा निकाल। कौन सा हिस्सा? अरे इंटरेस्ट दे, ब्याज दे हमारा। तो बेटा एबिट में से तो आप ब्याज, वो कह रहे ब्याज कहां से दू, कहां से दू, कहां से दोगे बेटा? ऑब्वियसली जो आपकी जेब में पैसों की गड्डी है उसमें से फिर निकाल के दोगे, और उस पैसों की गड्डी को क्या बोलते हैं? एबिट, क्योंकि वही तो आपका फाइनल प्रॉफिट था बेटा। एक्चुअली फाइनल प्रॉफिट आपका ये तो था, सारा धंधा बंदा कर लिया, धंधा करने के बाद जो भी प्रॉफिट आ गया वो यही तो था। अब इसी में से ही तो दोगे, और कहां से दोगे? सेल्स में तो दोगे। अरे सेल्स में तो और खर्चे माइनस होंगे, दुनिया भर के खर्चे, इनकम प्लस माइनस करके आपके पास जो फाइनल प्रॉफिट आया था वो एबिट था, वही घर ले जा रहे थे खाने पीने। लेकिन बेटा खाने पीने से पहले ये आपको ये इन्होंने पकड़ लिया, किसने? बैंक वालों ने। बैंक ने कहा भाई हमारा पैसा तूने लिया, उसका पैसा दे।
खर्च ब्याज दे। अब बेटा ब्याज कहां से दोगे? इस एबिट की गड्डी में से ये तो दोगे निकाल के। तो एबिट इज द सोर्स ऑफ पेमेंट। तो आपने एबिट में से अपना इंटरेस्ट निकाल के दे दिया, तो बेटा एबिट में से आपने इंटरेस्ट निकाल के दे दिया, अब आपके पास गड्डी बच गई होगी। बेटा सोचो 50,000 की गड्डी थी, उसमें से आपने 3,000 इंटरेस्ट की पेमेंट दी। चलो इन्हीं का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1720 आप आराम से अपना बेटा जा रहे थे पैसा लेके, लेकिन $80 वो मांगते आ गए आपसे मांगने, आपने दे दिया। उसके बाद बेटा आपको कितना, उसके बाद कितना बच गया आपके पास? $1640 आपके पास बच गए। बेटा $1640 आपके पास बच गए। अब ये आप लेने जा रहे थे, लेकिन फिर आ गए कुछ और मांगने। कौन? सरकार। बेटा सरकार अपना हिस्सा लेके जाएगी, क्योंकि सरकार ने बोला जा रहे हो। मैंने कहा हाँ। क्या लेके जा रहे हो? उसने कहा ये 1640 का पैसा लेके गए, लेके जा रहे हैं, क्योंकि उससे पहले हमने उसको भी दे रखा है। 1640 लेके जा रहे हैं, ऐसा समझो। अब ये खाएंगे भैया, ये हमारी मेहनत की कमाई है। सरकार ने बोला बेटा ये जो तूने बेनिफिट कमा लिया, $1640 कमा लिए, ये हमारी वजह से कमाए तूने। आप कह रहे हो क्या बात कर दिया, आपका अब इसमें क्या रोल आगे? कभी बैंक कहता है हमारी वजह से, कभी तुम सरकार कहते हो हमारी वजह से। एक काम करो, तुम ही बैठ जाओ, धंधा कर रहे, हम घर चले जाते, हम हमारी वजह से मतलब कुछ है ही नहीं। सरकार ये कह रही है बेटा क्योंकि तूने ये जो धंधा खोला है, ये जो रजिस्ट्रेशन करा रखी है, कंपनियां करा रखी है, ये सब तूने, हमने ही तो तुझे परमिशन दी है। तो बेटा अगर तू रजिस्टर्ड ही नहीं होता तो लोग तुझे जान पाते? हाँ बात तो ये चल सही कह रहा है ना? सरकार तो सही कह रही है। तो बेटा सरकार अपना हिस्सा उसमें मांग लेगी, बेनिफिट। दूसरा, सरकार के बेटा इनकम टैक्स अगर आप देखेंगे यूएस टैक्स लॉस तो साफ साफ लिखा है ऑन बेनिफिट टैक्स इज लेविड ऑन द बेनिफिट। ठीक है, तो बेनिफिट आप ऑब्वियसली प्रॉफिट है, बेनिफिट है तो बेनिफिट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो बेटा इसमें से फिर आप जब टैक्स माइनस कर दे तो आपके फाइनल प्रॉफिट बच जाता है एबिट, ओ सॉरी नेट इनकम। वैसा असलियत में प्रॉफिट एबिट ही होता है, लेकिन दो आ जाते हैं कुछ मांगने बेटा आपसे, कुछ दो मांगते हैं बेटा जो मांगने आ जाएंगे। जो है बेटा एक तो बैंक, एक तो वो मांग लेगा बेटा, मांगेगा क्योंकि उसका पैसा ले आया, वो पैसा मांग लेगा। कहां से दोगे? तो आप एक चीज देख पा रहे हो, एक चीज देख पा रहे हो, एबिट इज द सोर्स ऑफ पेइंग टू थिंग्स। एबिट इज द सोर्स ऑफ बेटा एक्चुअली पेइंग टू थिंग्स। कौन सी टू पेमेंट्स? पहली तो बेटा इंटरेस्ट की पेमेंट, क्योंकि बेटा एबिट ही तो है, घर जाके एबिट ही तो ले जा रहे थे खाने के लिए। तो एबिट की गड्डी थी, अब एबिट की गड्डी में से इंटरेस्ट की पेमेंट भी दे दी, और उसी में से बेटा आपने टैक्स की पेमेंट दे दी। फाइनल जो बच जाता बेटा, फिर उसको एबिट नहीं बोलेंगे, जब इतना दोनों चला गया तो फिर एबिट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नेट इनकम। क्योंकि एबिट की फुल फॉर्म क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो बेटा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, लेकिन जब इंटरेस्ट और टैक्स हो गया तो अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलना चाहिए। तो उसी को बेटा नेट इनकम बोलते हैं, अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आप समझे होंगे। अब ये एनालिसिस है। अब देखो बेटा यहां पे एनालिसिस देखो, आपकी एबिट बेटा यहां पे अच्छी खासी 14.5% से चेंज हो रही है अगले साल। सोचो 2020 में, को मिटा देते हैं। सोचो बेटा 2024 में आपने इतना कमाया और 2025 में अभी आप इतना कर रहे हो। बेटा 2024 में आपकी एबिट कितनी है? 1720 की, 1720 की। लेकिन अगले साल देखो बेटा 2025 में आपने एबिट कितने की कमा ली? 1970 की बेटा आपकी एबिट आ गई है। इसका मतलब कितने का ग्रोथ हो गया है बेटा? कितने का ग्रोथ हो गया है? अगर हम ग्रोथ देखें, ये रहा कैलकुलेटर मेरे पास सामने। कुछ स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछते हैं, सर बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है बेटा, बार बार ही आता है, इस अटेम्प्ट में नहीं बार बार आता है कि सर कौन से कैलकुलेटर यूज करें, फाइनेंशियल कैलकुलेटर यूज करें? बहुत एग्जांपल है बेटा, कैसियो दो ही है बेटा जो पॉपुलर है, कैसियो का फाइनेंशियल कैलकुलेटर और बीए टेक्सास का फाइनेंशियल कैलकुलेटर। एचपी का आता है, लेकिन बेटा आई थिंक, मुझे मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन वो शायद अब इतना अवेलेबल नहीं है इजिली। उसके कुछ दो तीन मॉडल्स बेटा पहले आते थे, एक शायद 10 करके था, 10 पी, वो डिसकंटिन्यूड हो चुका बेटा। ठीक है, अब तो वो मिलता ही नहीं है। ऑनलाइन शायद मिल सके बेटा, लेकिन कुछ कंट्रीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूंगा दो ही सो सबसे पॉपुलर है बेटा, कैसियो का और एक बेटा बीए टेक्सास, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स करके है बेटा। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स वही है बेटा, बहुत पॉपुलर कंपनी है। ये वही है जो एक एएसआईसी चिप्स भी बनाता है बेटा, एएस एप्लीकेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड चिप्स, आपको याद होगा। एप्लीकेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड चिप्स, सही को सुना सुना लग रहा है बेटा, ये वही है जो ब्लॉकचेन के लिए चिप्स बनाता है। अगर आप ब्लॉकचेन माइनिंग करते हो, क्रिप्टो माइनिंग वगैरह करते हो, तो उसके लिए एक स्पेशल चिप चाहिए होती है कंप्यूटर में, वो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाता है। खैर बहुत बड़ी कंपनी है। तो उसका कैलकुलेटर है बीए टेक्सास 2। उसके दो मॉडल्स आते हैं बेटा, एक सिंपल है बेटा, एक प्रोफेशनल मॉडल। प्रोफेशनल वाला आपके पेपर में लाउड नहीं है बेटा, ठीक है, वो आप बिल्कुल गलती से भी मत लेकर चले जाना, कि मेरी यूट्यूब पे उसकी क्लासेस अवेलेबल है। एक मैंने पूरा कैलकुलेटर कैसे चलाते हैं वो सिखा रखा है। ठीक है, अच्छा एक है बेटा यही अपना नॉर्मल कैलकुलेटर, ये आपको बहुत कंपनियों में मिल जाएगा, ऑर्पेट का मिल जाएगा, कैसियो का मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत कंपनीज का ये आता है, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं कैसियो के फाइनेंशियल कैलकुलेटर, ये एक सिंपल कैलकुलेटर है, ये तो कैसियो का सिंपल कैलकुलेटर है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कैसियो का बेटा फाइनेंशियल कैलकुलेटर भी आता है, बता देता हूं डिफरेंस। बीए टेक्सास के फाइनेंशियल कैलकुलेटर और कैसियो के फाइनेंशियल कैलकुलेटर बेटा मुझे दोनों आता है,
दोनों आता है और स्टूडेंट्स को भी आता होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ क्या डिफरेंस है, क्योंकि मैंने आपको ये बोला मुझे दोनों क्योंकि आता है, मैंने दोनों पर्सनली चला रखे हैं। स्टूडेंट्स के लिए बेटा अगर आपको फाइनेंशियल कैलकुलेटर का यूज करना ही है, वैसे अगर मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपको यूज करना है, अगर आपने ठान ही ली है कि हम फाइनेंशियल कैलकुलेटर यूज करेंगे, तो बेटा मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि कैसियो को मत लेना, क्योंकि बेटा उसका जो इंटरफेस है, जो उसका जो बेटा चलाने का सिस्टम है, जैसे बेटा ये जो होता है ना कैलकुलेटर के, ये जो लुक्स वगैरह बटन वगैरह ये सब, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और मोर प्रोफेशनल है बेटा, थोड़ा सा प्रोफेशनल है। जैसे अगर किसी ने प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे सीएफए वगैरह कर रखा, उन टाइप लोगों के लिए है बेटा वो। सीएफए का काम तो वैसे बीए टैक्सेस से भी चल जाएगा, लेकिन बीए टैक्सेस क्यों इतना इजी और पॉपुलर है, क्योंकि उसका जो यूआई है, इंटरफेस है बेटा, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है बेटा, बहुत ज्यादा सिंपल और इजी टू यूज है, बहुत इजी टू यूज है। आप आराम से उसमें कैश फ्लोज निकाल सकते हो बेटा, आप आराम से उसमें टीवीएम रो यूज कर सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। उन्होंने बहुत इजी वे में चीजें गिवन कर रखी है, कैसे उन्होंने हल्का सा कॉम्प्लिकेट कर रखा है बेटा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर आप स्टूडेंट लेवल पे वो करोगे बेटा, आप पेपर में अगर आप बाई चांस कंफ्यूज हो गए, अगर आप पेपर में बाई चांस कंफ्यूज हो गए, तो बेटा आपका पेपर में सारा गड़बड़ हो जाएगा। सीए में यूएसए में रिस्क मत ले लेना। अगर मैं कुछ स्टडी मटेरियल्स की बात करता हूँ, कुछ कुछ स्टडी मटेरियल्स में बेटा साफ साफ लिखा कि भाई फाइनेंशियल कैलकुलेटर यूज ही मत करो, कुछ कुछ फाइनेंशियल यूज बेटा है, लिखा हुआ है कुछ स्टडी मटेरियल्स में। उन्होंने साफ साफ अपने मुंह से बोला है, लिख के बोला है कि भैया मत यूज करो, क्योंकि बेटा फाइनेंशियल कैलकुलेटर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं चलाने, अगर आपने अच्छी तरह नहीं सीखा। वैसे बेटा आपको सैम फाइनेंशियल क्लासेस में तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पूरा विस्तार में सिखा रखा है फाइनेंशियल कैलकुलेटर चलाना, मेरी यूट्यूब पर क्लास अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको तब भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो बेटा गलती से भी मत लेके चले जाना, क्योंकि पेपर गलत कर दोगे आप, गलत कर देगा बेटा वो पेपर, मैं बता रहा हूं। आपके टिप्स पे होना चाहिए, आपको अच्छी तरह चला के आना चाहिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है। इसलिए अगर एडवाइस यही है, मैं भी आपको यही एडवाइस करूंगा, स्टडी मैट्स भी यही एडवाइस करते हैं, जब तक अच्छी तरह चलाना नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं है, तब तक लेके मत चले जाना। अब जब बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, चीजें सारी चलाने आ गई, सारे फंक्शंस आते हैं, तभी ही यूज करना, वरना तो बेटा ये अपना सिंपल कैलकुलेटर है, इससे भी आपका काम हो जाएगा। अरे बेटा मैं आपको बात बताऊं, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स तो इसी को ही लेके जाते हैं, मेजोरिटी। लेकिन पार्ट वन की बात करो, क्योंकि मैं पार्ट टू की बात कर रहा हूं, पार्ट वन की अगर मैं बात करूं, पार्ट वन में तो बेटा फाइनेंशियल कैलकुलेटर की बिल्कुल भी नीड नहीं है, मैं सच बोल रहा हूं, फाइनेंशियल कैलकुलेटर बिल्कुल भी नीड नहीं है पार्ट वन में। आराम से बेटा फाइनेंशियल ये नॉर्मल कैलकुलेटर लेके जाओ तसल्ली से, कुछ भी फाइनेंशियल कैलकुलेटर का नीड नहीं है। लेकिन पार्ट टू में बेटा दो सेक्शन है, सेक्शन बी और सेक्शन ई, यहां पे हल्की सी जरूरत है बेटा, आईआरआर, वाईटीएम, बॉन्ड वैल्यूएशन के क्वेश्चन, अपने आईआर एनपीवी की कैलकुलेशन, बेटा वो इसमें होता है, तो हो इसमें भी सकता है। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा बेटा, शॉर्टकट्स बताऊंगा इस नॉर्मल कैलकुलेटर में जो आप यूज कर सकते हो, लेकिन फिर भी बेटा फाइनेंशियल कैलकुलेटर में ज्यादा फास्ट होता है कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए, तो बेटा यहाँ पे मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, यही दो वो पूछी जाती है। तो मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट क्लास में।